Welcome everyone. In today's video we are going to cover the third and last part of the source of energy. This is from class 10th NCERT book, and the today we are going to cover up the rest of the sources which were left, and now in this chapter we will discuss about wind energy, geothermal energy, and etc. Okay, so the students who are visiting for the first time, they should subscribe the channel so that they can get the more videos, and in series we are going to bring more relevant videos for class 10th regarding biology, chemistry, physics, math, and moreover you will get English and social science also. So be connected with us. We are going to cover all the parts, and here you will get the so many type of study material, practice book, practice questions, and blah blah blah, everything that will be available here. Okay, so now सब्सक्राइब इट कर दिया, चलो ठीक है. विंड एनर्जी. सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट विंड एनर्जी. विंड मीन आप जानते हैं स्लो मूविंग एयर, जनरली वी कॉल इट विंड. व्हेन द लार्ज मासेस ऑफ एयर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट इज़ रिफर्ड टू एज विंड. जब काफ़ी सारी जो हवा होती है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वी कॉल इट विंड. ड्यूरिंग द प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी गेट एसोसिएटेड विद इट. हर चलती हुई हवा के साथ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट होती है, और जिसको हम बोलते हैं विंड एनर्जी, उसी को हम बोलते हैं विंड एनर्जी. दैट मीन द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी. प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ विंड. अब देखिए इसी विंड का हम किस तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं. हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं. सबसे पहले तो बड़ी बड़ी ब्लेड्स होते हैं, इन ब्लेड्स को रोटेट करने के लिए. आफ्टर रोटेशन ऑफ द ब्लेड, जो हम इस जो ब्लेड्स होती हैं इनके बाद हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसी शाफ्ट से, और उसके द्वारा जो मैकेनिकल रोटेशनल पावर जनरेट होता है उसको हम वेरियस फॉर्म में अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. ठीक है. और इसमें जो होता है कि जो फैन होते हैं, मतलब ये जो बिग ब्लेड्स होते हैं जो रोटेट होते हैं बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मूविंग विंड ऑन देम, एंड दीज ब्लेड्स रिमेन कंटिन्यूसली रोटेटिंग एज लॉन्ग एज विंड इज ब्लोइंग. जब तक विंड ब्लो करती रहती है तब तक ये जो विंग्स हैं इनकी, ये हमेशा घूमती रहती हैं, क्योंकि जो एयर है इनको टकराती है इन पे, और ये फ्री होते हैं रोटेट करने के लिए, तो ये रोटेट करते रहते हैं. ठीक है. एंड दिस रोटेटिंग पावर कैन बी यूज टू डिराइव लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स लाइक वाटर पम्प्स, फ्लोर मिल्स. बट दीज डेज विंड मिल इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट. पहले ये सब होती थी, लेकिन अब वाटर पंप और ये जो फ्लोर मिल्स हैं इनके लिए अच्छी और एफिशिएंट मशीन्स आ गई हैं, तो अब हम इसका उपयोग जो करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए करते हैं. ठीक है. और जो कि अलग अलग पर्पस में यूज़ किया जा सकता है. ठीक है. जैसे पावर स्टेशन इस्टेब्लिश करने के लिए जो पावर सप्लाई होती है ग्रिड में भी जाती है, और लोकल पर्पस के लिए भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं. ठीक है. हेयर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द uses of wind energy. The importance of wind energy are: it is used to derive windmills, okay, windmills, water lifting pumps and floor mills. यानी आटा चक्की में भी इस्तेमाल करते हैं, विंड मिल में इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ को मान लीजिए पीसना है तो. ठीक है. और वाटर लिफ्टिंग में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं, यानी पानी निकालना है आपको कुएँ से तो भी इसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. इट इज़ यूज टू प्रोपेल सेल बोट्स. और कभी कभार सेल बोट्स के लिए को आगे बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं. जो बड़ी बड़ी नाव होती हैं उनमें अभी इसको आगे बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, कि ऊपर से जब ब्लेड घूमेंगी तो अगर मान लीजिए कि नाव में रखा हुआ है तो इसके साफ्ट के साथ हम बोट का जो अलग से जो उसका जो टरबाइन जो उसका साफ्ट है जो व्हील मेन व्हील के साथ लगा हुआ है तो वो रोटेट होगा, तो इसके साथ व्हील भी आगे बढ़ेगी, यानी प्रोपेलर्स इसके बढ़ेंगे तो नाव आगे जाएगी इस तरीके से. ठीक है. बोट्स आगे जाएंगी. इट इज़ यूज टू फ्लाई इंजन लेस एरोप्लेन्स और ग्लाइडर इन द एयर. यानी इसका इस्तेमाल जो इंजन लेस एरोप्लेन्स होते हैं जिसको ग्लाइडर्स बोलते हैं उनमें इसका इस्तेमाल भी किया जाता है. जैसे कैसे किया जाता है, उसमें आपने देखा होगा कि आगे इंजन के आगे कुछ इस तरीके से कुछ पंखी वगैरह लगी रहती हैं, वो इन सब का इस्तेमाल भी उसमें किया जाता है. ठीक है. इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर वेरियस पर्पस लाइक लाइटनिंग, हीटिंग. मतलब जो वेरियस पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. So wind energy is very much useful. It is available everywhere, but it's not available continuously at most of the places. So the establishment of the power plant is not possible everywhere, because the initial installment will be large and the total output will be very less, so the efficiency will go down. So the establishment of such type of power plant, wind energy power plants, are located in some particular places where the
continuous velocity of wind is at least minimum velocity should be continuously available, so that could be what I say easy to establish the power plant of wind energy. Okay, now advantage of generating wind energy. What are the advantage? Chief advantage of using wind energy are it is readily and abundantly available at every place of the earth and it is free of cost. फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबके लिए है, फ्री है, इको फ्रेंडली है, कोई पोल्यूशन नहीं होता, डज नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन. It is renewable energy source because air will start blowing. It does not require any other what I say investment. It is available because of by the grace of God. So it is also renewable energy source as air itself is renewable and inexhaustible resources. Okay, it is cheap source of energy. सस्ता है. It does not involve any costly investment. इसमें कोई costly investment नहीं लगता. एक टावर खड़ा करना है, बड़े बड़े ब्लेड्स लगाने हैं, उसके साथ टरबाइन लगाना है आपको, और जो जनरेटर है वो भी आप उसको लगाएंगे, वो पावर आपको पैदा करके हमेशा देता रहेगा. ठीक है, यहाँ आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 248. व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स? दे आर उनका जो बनना होता है वो काफ़ी लंबे समय बाद होता है. एक बार कंजप्शन हो गया तो दोबारा इनका रिन्यू नहीं कर सकते हैं, और बर्न होने पे काफ़ी सारे जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको पैदा करते हैं. सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, इन सब के ऑक्साइड पैदा करते हैं जो एसिड रेन बनाते हैं. तो दीज आर ऑल द disadvantage. Okay, so these also create global warming, so that increases the temperature of the earth. Okay, why are we looking at the alternate source of energy? We are looking at the alternate source of energy because the conventional sources which we are using continuously are available in very limited amount. So we are going for the alternate source of energy so that we can what I say conserve that particular exhaustible resources, so that our future generation can use it properly, and we can what I say maximize the use of renewable energy sources, so that our non-renewable energy sources will remain for the our future generation. Okay, alternative or non-conventional sources of energy. Okay, we are going to read non-conventional energy sources. That mean जो हमें करना तो चाहिए लेकिन हम करते नहीं हैं, मतलब हमारी परंपरा नहीं है वैसी. ठीक है, हम ऐसे सोर्सेस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कन्वेंशनल नहीं है. ठीक है, परंपरा मतलब पुरानी परंपरा से ये चीज़ नहीं चलती आ रही है, नए एनर्जी सोर्सेस हैं. ठीक है, जो नए इस्टेब्लिश किए गए हैं और लोगों को इसको साइंटिफिक मेथड्स में, इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है. ठीक है, और कुछ एनर्जी सोर्सेस हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल भी होते थे. ठीक है, तो इसमें जो बिल्कुल नए हैं वो भी शामिल हैं और जो बिल्कुल पुराने हैं वो भी शामिल हैं. ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस. ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच आर नॉट यूज एज एक्सटेंसिवली एज द कन्वेंशनल वन एंड मीट अवर एनर्जी रिक्वायरमेंट ओनली ऑन अ लिमिटेड स्केल. तो इसमें देखिए उन एनर्जी सोर्सेस को भी शामिल किया गया है जिनको हम बहुत कम यूज करते हैं. वी यूज इन वेरी लेस अमाउंट. और जो कन्वेंशनल होते हैं, परंपरागत होते हैं, उनको रगड़ के यूज किया जाता है. हर कोई यूज करते रहता है. जैसे कि कोयला है तो जलाए जा रहे हैं. ठीक है, तो बाकी इन सब चीज़ों में जो होते हैं सब कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में होते हैं. तो आपका हाइड्रो पावर प्लांट वगैरह हो गया. ठीक है, अब इसमें जो आते हैं अल्टरनेटिव नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में, जिनका हमारे पास अवेलेबिलिटी तो है लेकिन हम उनका यूज प्रॉपर नहीं करते हैं. ठीक है, तो ऐसे सोर्सेस पर हमको देखा जा रहा है, ऐसे सोर्सेस पर ध्यान दिया जा रहा है, ऐसे सोर्सेस को मैक्सिमाइज़ किया जा रहा है कि हम इसको मैक्सिमाइज़ करें तो जिससे हमारा एक अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स का हमारे लिए काम करें. ठीक है, जो ऑलरेडी हैं वो तो हैं. ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पे देखिए मीट अवर एनर्जी रिक्वायरमेंट ओनली ऑन ए लिमिटेड स्केल. सोलर एनर्जी, ओशियन एनर्जी में कई सारे हैं. टाइडल एनर्जी है, वेव एनर्जी है और ओशियन थर्मल एनर्जी है जिसको OTE बोलते हैं. ठीक है, सोलर एनर्जी एंड ओशियन एनर्जी. ओशियन एनर्जी के अंदर है टाइडल एनर्जी जो टाइड्स की वजह से, वेव एनर्जी जो वेव की वजह से, ओशियन थर्मल एनर्जी जो टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ सी लेवल की वजह से होता है, ओशियन थर्मल एनर्जी. ठीक है, फिर उसके बाद आता है जियो थर्मल एनर्जी. इसमें अर्थ की हीट को इस्तेमाल करते हैं. एंड न्यूक्लियर एनर्जी. ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी आप जानते हैं ड्यू टू एनर्जी रिलीज ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शंस. ओके, बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी. तो आपको ये जो मेन पॉइंट है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स में कौन कौन से आते हैं. तो सोलर एनर्जी, ओशियन एनर्जी
आप इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं? जनरली आपके घर में सोलर प्लेट वगैरह का इस्तेमाल अगर कम होता है तो फिर तो आपको याद रहेगा कि ये परंपरागत नहीं है। ओशियन एनर्जी, आप समुद्र की एनर्जी को भी बहुत कम यूज करते हैं, और जियोथर्मल एनर्जी भी आप नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें वो सारे एनर्जी सोर्सेस हैं। न्यूक्लियर एनर्जी भी आप नहीं यूज करते हैं, आपके घर न्यूक्लियर एनर्जी पावर शायद नहीं आती है। तो जो लोग जिनके यहाँ एग्जैक्टली इंडिया में तो बहुत सारे लोगों के पास जाती है, लेकिन जिनके यहाँ नहीं जाती है, तो मोस्ट ऑफ द इंडिया के जो रीजन है, क्योंकि ओनली 2% जो होता है न्यूक्लियर पावर हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है इन द इंडिया ऑफ द टोटल एनर्जी सोर्सेस। ओके, these source of energy which have been tapped with the aid of advances in technology to meet our growing energy needs are also called alternative source of energy. That mean यहाँ पे दिया हुआ है जो एनर्जी सोर्स हैं इनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐड किया गया, जो मैं आपको पहले बताया जा रहा था, ठीक है, जिससे हमारे जो रिक्वायरमेंट, हमारी जो एनर्जी की भूख है वो हमारी मिट सके, ठीक है। तो नाउ वी विल गो टू सोलर एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस बाय सन इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, and further we will what I say study about the utilization of solar energy. Here we are going to read solar energy. Okay, principle of utilization of solar energy. Solar energy is utilized by the involvement of two main principles. Which are the two main principles? In the appliances requiring a moderate temperature, the incident sun rays are reflected by a plane mirror on a black container which absorbs the solar energy and get heated. ये तो हो गया तुम्हारा सोलर कुकर का जो यूटिलाइजेशन है, जहाँ पर ये किया जाता है, जिसमें हीट एनर्जी को, जो सोलर रेडिएशंस होते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं एक बॉक्स में। अभी हम आपको बताएंगे इसको। इस टाइप का कुछ सोलर कुकर होता है, शायद आपने कभी देखा हो या शायद ना देखा हो, शायद बुक में देखा हो, ठीक है। सन रेडिएशन यहाँ आती है और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे जाती है। यहाँ पे कांच लगा रहता है और इसके अंदर पूरा ब्लैक ब्लैक रहता है। चावल रख देते हैं, चावल कुछ देर में धूप में रखने के बाद पक जाता है, ठीक है। जैसे आप भी पढ़ते पढ़ते पके जा रहे हो। यहाँ पे 2 देखिए, इन द अप्लायंसेस रिक्वायरिंग हाई टेम्परेचर, यानी ऐसे अप्लायंसेस जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ये होता है, तो इंसिडेंट सन रेज आर रिफ्लेक्टेड एंड कंसनट्रेटेड बाय यूजिंग अ लार्ज कॉन्केव रिफ्लेक्टर विच फोकसेस ऑल द सन रेज एट अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड फोकस एंड एनी ऑब्जेक्ट केप्ट एट द फोकस गेट स्ट्रांगली हीटेड। तो क्या होता है कि एक बड़ा सा टावर बना लेते हैं, उस टावर के ऊपर एक मेटालिक टैंक रख देते हैं, उस टैंक में पानी भर देते हैं, ठीक है, और अच्छा खासा पानी भर दिया यहाँ पे, और इसके चारों तरफ मिरर का सेटअप ऐसे कर देते हैं कि पूरा बाउल बन जाए, यानी इसके चारों तरफ ऐसे बाउल टाइप का बना देते हैं लोग, और उस बाउल टाइप के शेप में यहाँ पर पूरे मिरर फिट होते हैं, ठीक है, पूरे मिरर फिट कर दिए जाते हैं, जिससे जब सन कहीं भी सन रहता है तो ये सन रेडिएशन जब इन पर पड़ती है तो पूरे सन रेडिएशन, जब जैसे मान लीजिए सन यहाँ पे है तो ये इस पे लाइट डालेगा तो ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे टावर पे पहुँचा देती हैं, ये भी टावर पे पहुँचा देंगी, ये भी टावर पे पहुँचा देंगी। सारे रेडिएशन कंसनट्रेट हो जाते हैं जैसे एक मिरर करता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट करके सब के सब एक ही पॉइंट पे, यानी बॉयलर यानी टंकी के पास सब लोग रिफ्लेक्ट करके रेड पहुंचा देंगी। तो क्या होता है, टंकी के पास काफ़ी सारी सोलर रेडिएशन इकट्ठा हो जाती है और टंकी हो जाने लगती है गर्म, ठीक है। टंकी नहीं, हम इसको बॉयलर बोलेंगे टेक्निकल भाषा में। और ये जो बॉयलर होता है ये हीटअप होता है और इसके अंदर जो वाटर रहता है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, और फर्दर हम उस स्टीम को जो है टरबाइन घुमाने के काम में यूज़ कर लेते हैं, और टरबाइन शाफ्ट से लगा रहता है जनरेटर के, और जनरेटर घूमता है तो बिजली पैदा होती है। तो से बहुत आसान है, इसमें कुछ लगना भी नहीं, कुछ खर्चा भी नहीं होना, कोई पोल्यूशन भी नहीं क्रिएट हो रहा है, ये सनलाइट यहाँ पे। लेकिन एक खर्चा ये होता है कि जब धूल उड़ती है तो सभी मिरर को फिर से साफ करना पड़ता है, पोंछना पड़ता है, ठीक है। दूसरा, सन का जैसे जैसे एंगल चेंज होता है तो उस तरीके से थोड़ा सा इनका जो मिरर का प्रॉपर एफिशिएंसी, सारे मिरर एक साथ काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो कुछ ही मिरर काम कर सकते हैं, उनके एंगल को भी चेंज करना पड़ता है। तो ये सारी प्रॉब्लम आती हैं ऐसे कॉन्सेप्ट में। अगर आप इसको नेट पे सर्च करेंगे, हाँ, सोलर पावर प्लांट के नाम से, सोलर पावर प्लांट, ठीक है, पावर प्लांट, शायद इसमें आपको सोलर सेल का दिखाने लगे तो आप इसमें एक काम करिएगा, सोलर पावर प्लांट फ्रॉम प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन आप अगर सर्च करोगे तो आपको उस तरीके से उसमें दिख जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हार्नेसिंग और यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी, यानी किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ सोलर एनर्जी का हम यूज़ बहुत कम करते हैं। अगर सब लोग जो समझदार हो जाएं तो सच बता रहे हैं, आप 100 वाट का अगर
एक सोलर प्लेट खरीद के ले आओ और 40 वाट या 40 वाट के 2 फैन चला लो, तो पूरी गर्मी ना फ्री में आपका पंखा चलेगा। ठीक है, अगर आपको ये सब चीज़ें जानकारी नहीं पता है तो कभी हमसे संपर्क करना, हम आपको बताएंगे। ठीक है, और हम आप अपने व्हाट्सएप चैनल ब्रॉडकास्ट पे भी आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप हमारे वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो जिनको हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना है, कमेंट में आप अपना नाम बताइए और कोई लिखिए कि हमें हम आपके व्हाट्सएप से शायद जुड़ना है, तो हम आपको वहाँ पर अपना नंबर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखिए, हार्नेसिंग और यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी, द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। वी डू से दैट सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि दुनिया में जितने भी एनर्जी सोर्स है ना, सबका पप्पा यही है। ठीक है, हैविंग अ रिमार्केबल कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ओके, this energy produced by the sun is in one day is about 50,000 times more than the energy consumed in the whole world one year। यानी एक दिन में सन इतनी देता है जितना पूरा संसार एक साल में नहीं कंज्यूम कर पाता, उससे भी ज़्यादा। ठीक है, एक दिन में सन उतना दे देता है। तो सोचिए कि अगर हम कुछ उस सोलर एनर्जी को यूज करना चालू करें तो बहुत सारी एनर्जी हम बचा सकते हैं। बट द सोलर एनर्जी हैज़ सर्टेन लिमिटेशन, इसकी कुछ लिमिटेशन है, विच डज नॉट फैसिलिटेट इट्स लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन, क्योंकि ये हर जगह इतना फैला हुआ है कि इसको समेटना बड़ा मुश्किल है। हाउएवर सोलर एनर्जी कैन बी पुट टू यूज इन द 2 different ways। हेयर 2 different ways, यानी 2 तरीके से यूज किया जा सकता है। वन इज डायरेक्ट यूटिलाइजेशन, सीधा उपयोग। डायरेक्टली द सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड either by collecting it as a heat energy or by converting into electricity। या तो उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लो या तो उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लो, 2 तरीके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब सोलर सेल के माध्यम से आप कन्वर्ट कर सकते हो, और हीट एनर्जी का मतलब चाहे ग्रीन हाउस बना लो, चाहे सोलर कुकर बना लो, या सोलर वाटर हीटर बना लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, और साथ में अगर सोलर सेल बना लिए तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन। इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन क्या होता है? इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन में जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो सब अपना भोजन बनाते हैं और उन प्लांट्स को हम खा जाते हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड बाय कन्वर्टिंग इट इनटू chemical energy like biomass or utilizing the energy obtained by from the wind, sea, wave, tides etc। अगर पवन चलती हवा चलती है ना, तो उसका कारण भी सूर्य ही होता है। क्यों? धरती के एक पोर्शन को सनलाइट कंटिन्यूसली गर्म करता है, वहाँ की हवा गर्म होती है तो ऊपर उठती है, और जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठती है तो ठंडी हवा बह के गर्म हवा का स्थान लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार से गर्म और ठंड आपस में यहाँ पे सर्कुलेट होते रहते हैं। ठीक है, और इसी ड्यू टू रिजल्ट ऑफ दिस temperature difference, the wind blows, okay, और tides also occur in the sea, okay, sea waves भी इसी कारण से यहाँ पे निकलती हैं। ठीक है, कहीं पर बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया तो वहाँ का पानी का होगा, भाप बन जाएगा, तो बगल का पानी का होगा, उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए आएगा। परिणाम क्या होगा? ऐसे 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 लहरें चलेंगी। ठीक है, ओके, नाउ we are going to read the solar heating devices। Solar heating devices there are some devices which are mentioned as solar heating devices। A device that get heated by absorbing solar energy radiated by the sun in the form of heat and light energy, it's called solar heating devices। यानी अगर कोई चीज़ जो सोलर हीट और लाइट को यूज करके हीटिंग कर रहा है तो सोलर हीटिंग डिवाइस उसको करेंगे। सोलर कुकर है, सोलर वाटर हीटर है, सोलर फर्नेस है, सोलर मतलब सोलर भट्टी, सोलर सेल्स हैं, और सोलर हीटिंग डिवाइसेस, ऑल सोलर हीटिंग डिवाइसेस अब इसमें इंक्लूडेड हैं। सोलर कुकर की बात करते हैं। सोलर कुकर क्या होता है? सोलर कुकर एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, विच यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर कुकिंग फूड मटेरियल। इट कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटेड वुडन बॉक्स। इसके पास एक इंसुलेटेड वुडन बॉक्स होता है। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पे है कुछ इसका इंसुलेटेड वुडन बॉक्स है, ये वाला। ठीक है, फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्टिंग मिरर है जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और ये नॉर्मल एक कांच की ग्लास है जो यहाँ पर इसको ढक के रखी रहती है, जिसके इसके अंदर की जो गर्मी है वो बाहर ना निकल आए। और एक चीज़ और काम करती है, जो बाहर से सनलाइट आती है उसको अंदर जाने देती है, लेकिन उसके द्वारा जो अंदर हीट जनरेट होती है उसको बाहर आने नहीं देती है। इस प्रकार से खाना पकने लगता है। और एक हम अंदर क्या करते हैं, इसको पूरा इनर जो बॉक्स होता है पूरा ब्लैक कर देते हैं, जिससे जो भी रेडिएशन आती है उसका सबसे ज़्यादा पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि ब्लैक कलर की प्रॉपर्टी होती है, इट एब्जॉर्ब्स ऑल जो हर कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जितने भी
वेवलेंथ होती हैं विजुअल रेडिएशंस की, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो जो एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो एक कांच की ग्लास है, ये क्या करता है कि जो लॉन्ग वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उनको यहाँ पे जाने मतलब अंदर आने देता है, शॉर्ट वेवलेंथ की जो रेडिएशन उनको बाहर जाने नहीं देता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। चलिए ठीक है, वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट अगर आप ना समझें तो लाइट और हीट से आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेंटेड विथ ब्लैक फ्रॉम द इनर साइड्स। ओके, a solar cooker is a device which utilizes the solar energy for cooking material. It consists of an insulated wooden box B painted with a black from inside. The lid of the box is provided with plain refractor. यहाँ पे देखिए this is lid of the box, जो ढक्कन होता है plain refractor होता है। ठीक है, and the glass sheet G, ये जो यहाँ पे है आपको glass sheet जो दिख रही है ये वाली पोर्सन, यहाँ पे आपको this is glass sheet, this is G। ठीक है, this portion। ठीक है, ओके। फूड टू बी कुकड इज प्लेस्ड इन द मेटल कंटेनर, जो अंदर मेटल कंटेनर में यानी मेटल के कंटेनर में रखा जाता है जिससे वो हीट को एब्जॉर्ब कर सके। पेंटेड विद ब्लैक फ्रॉम द आउटर साइड, जो काला कलर का बर्तन होता है बाहर से। केप्ट इन द बॉक्स, द कंटेनर इज कवर्ड विद द ग्लास सीट, ग्लास सीट से हम कवर कर देते हैं। द बॉक्स इज देन केप्ट इन द डायरेक्ट सनलाइट एंड इट्स रिफ्लेक्टर इज एडजस्टेड इन सच वे दैट द स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ सनलाइट फॉल्स ओवर इट। यानी हम रिफ्लेक्टर को इस तरीके से रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट जो है इससे टकराने के बाद इसमें जाए। ये क्या होता है वर्किंग। ठीक है, व्हेन द सोलर कुकर इज केप्ट इन डायरेक्ट सनलाइट द रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्ट्स द बोथ द विजुअल एंड इंफ्रारेड सनलाइट्स, यानी विजुअल को भी और इंफ्रारेड सनलाइट्स को भी। इंफ्रारेड जो रेस होती हैं क्या करती हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग हीट। ठीक है, ऑन टू द टॉप ऑफ द बॉक्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट, स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट में जाती हैं। द ब्लैक सरफेस ऑफ द बॉक्स एंड द वेसल एब्जॉर्ब्स इट, ब्लैक सरफेस जो होता है बॉक्स का और जो वेसल रखा हुआ है, बर्तन रखा हुआ है, वो एब्जॉर्ब करता है। When the inner black surface become quite hot, जो अंदर का ब्लैक सरफेस बहुत गर्म हो जाता है, it also starts radiating heat energy, तो बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद हीट एनर्जी रिलीज करने लगता है उसके जो कुकर है तो उसके अंदर का पोर्शन जो होता है कांच के अंदर का। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड, यानी वो भी इंफ्रारेड यानी हीट एनर्जी में रिलीज करता है। जो भी चीज़ गर्म हो रही है ना, कोई भी चीज़ गर्म है या नहीं भी है तो इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज करती है। बट द अपर ग्लास शीट जी डज नॉट अलाउ टू दिस रेज टू पास थ्रू इट, यानी जो गर्म होने के बाद जो अंदर का ब्लैक सरफेस से रेडिएशन निकालता है उसको पास होने नहीं देता। ठीक है, एंड गो आउटसाइड द बॉक्स, उसको बाहर नहीं जाने देता क्योंकि कांच का बर्तन पूरा ढका हुआ है तो अंदर की हीट बाहर जाएगी नहीं। एज अ रिजल्ट दिस इंफ्रारेड रेज गेट एब्जॉर्ब्ड इन द बॉक्स एंड विच इंक्रीजेज द इंटरनल टेम्परेचर अप टू अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा होता है जी, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर तो पूरा पानी का नामो निशान मिट सकता है। दिस हाई टेम्परेचर कुक्स द फूड मटेरियल केप्ट इन द मेटालिक कंटेनर इनसाइड द बॉक्स। ओके, और यही हाई टेम्परेचर जो होता है बॉक्स के अंदर कुकिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका यूज करते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस क्या हैं? ठीक है, हर चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती हैं। लिमिटेशन, इट कैन नॉट बी यूज फॉर नाइट टाइम, जब अगर बादल आ गए, इट कैन ऑन अ क्लाउडी डे इट कैन नॉट बी यूज। डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टर जो है आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट अंदर जाए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सन उसको चेंज करना पड़ेगा एंगल। इट कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग चपातीस, रोटी के लिए और भी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है तो आप इसको चपाती को यहाँ पर पका नहीं सकते। ठीक है, इट कैन नॉट बी यूज फॉर फ्राइंग, यानी अगर किसी चीज़ को जल्दी से आपको फ्राई करना है तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, तो फ्राइंग के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, दाल चावल आपका पका देगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है सोलर सेल। तो सोलर सेल को हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे। सोलर सेल जो होते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने हुए होते हैं। ठीक है, और सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं और इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब इनको सनलाइट में रखा जाता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और अगर आपको सोलर से रिलेटेड अगर कोई पढ़ाई करनी है तो हम आपके लिए इन फ्यूचर आपके लिए एक शॉर्ट कोर्स लेके आएंगे और जिसमें आप हमसे आप सोलर सेल्स के रिगार्डिंग सब कुछ पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सोलर पावर प्लांट में वर्क करने का पूरा एक्सपीरियंस है और हम मस्ती से सिखाएंगे आपको कैसे सोलर यूज करना है। हमने ऊपर भी बताया था आपको फ़ैन वगैरह लगाने का, तो वो तो बहुत सिंपल चीज़ है, हर कोई कर सकता है बिना बस थोड़ी सी जानकारी के, मतलब बिना जानकारी के तो नहीं कहेंगे। ठीक है, यूजेस ऑफ सोलर सेल। तो सोलर सेल तो बहुत सारी हैं, अब आप जाएं तो बहुत सारे जो रेलवे स्टेशन है वो भी सोलर सेल से ही चल रहे हैं। ठीक है,
और आजकल तो बहुत सारे घरों में इसका इस्तेमाल हो रहा है और बहुत सारी जितनी भी स्कूलें हैं वो सबके सब सोलर सेल में आ रही हैं। इसके कई सारे सिस्टम होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, ठीक है। और आजकल तो सोलर वाटर पंप वगैरह भी दिख रहे हैं। तो that produces the electricity and that electricity is further used in so many other ways. Okay, the electricity produced by such the cell are in DC, direct current, that is direct current, DC, ठीक है। जो आपकी बैटरी प्रोवाइड करती है ना, वही ये भी प्लस माइनस में ही DC करंट प्रोवाइड करते हैं। इसमें लाइव और न्यूट्रल नहीं होता है, ठीक है। ओके, एनर्जी फ्रॉम द सी में आते हैं कि एनर्जी फ्रॉम द सी में कई सारे हैं, जैसे कि एनर्जी फ्रॉम हम ओशियन की बात करें, ठीक है। तो ओशियन एक जो एक्वायर्स एट ऑलमोस्ट 71% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। हमारे जो धरती है उसमें 71% ऑफ द अर्थ में पूरा पानी ही पानी है, ठीक है। एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन देम नॉट ओनली एक्ट एज अ बिग कलेक्टर ऑफ सोलर हीट एनर्जी, और ये जो पूरा पानी का सरफेस है सबसे ज़्यादा ही सोलर की जो रेडिएशन है उनको इस्तेमाल करता है और हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, बट आल्सो स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इट ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट, यानी वाटर की जो हाई स्पेसिफिक हीट होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा हीट वो एब्जॉर्व करता है। दस ओशियन वाटर कैन बी यूज्ड एज अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए जो ओशियन वाटर है वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स के रूप में यूज किया जा सकता है, ठीक है। द मेन फॉर्म ऑफ ओशियन एनर्जी आर डिस्क्राइब्ड एज अंडर, जो मेन फॉर्म ऑफ जो ओशियन एनर्जी है उनको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। और भी कई तरीके हैं लेकिन हम इनमें से कुछ बेसिक पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओशियन थर्मल एनर्जी, थर्मल का मतलब, ओशियन का मतलब तो ओशियन ही है, थर्मल मतलब हीट है, ठीक है। ओशियन थर्मल एनर्जी, ठीक है। द एनर्जी अवेलेबल ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द डीपर लेवल एंड सरफेस ऑफ ओशियन इज कॉल्ड एन ओशियन थर्मल एनर्जी, यानी समुद्र का जो नीचे का जो लेवल होता है ना उसका जो टेम्परेचर और जो ऊपर का टेम्परेचर है उन दोनों के टेम्परेचर में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो उस टेम्परेचर डिफरेंस को हम इसमें यूज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। कैसे करते हैं हम आपको बताएंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है ओशियन टाइडल एनर्जी, ठीक है। द राइज ऑफ ओशियन वाटर ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ मून इज रिफर्ड टू एज high tides and its fall as low tides. The enormous movement of water due to the high and low tides provides the large amount of energy called ocean tidal energy and can be utilized for constructing a tidal barrage और डैम्स, है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो चंद्रमा है पृथ्वी के चक्कर लगाते रहता है, तो जब यहाँ पास में होता है तो यहाँ पास का जो पानी होता है थोड़ा सा हल्का सा पानी हल्का सा ऐसे ऊपर चढ़ा देता है, जितना मैंने बनाया उतना भी नहीं, इतने में तो दुनिया डूब जाएगी, हल्का सा ऊपर चला जाता है। और हल्का सा जो लेवल होता है ना, बड़े लेवल पर अगर देखें तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आपकी टंकी बहुत बड़ी है तो उसमें आपका अगर एक उंगली के बराबर पानी ऊपर चढ़ता है ना, तो यूँ समझ लीजिए कि एरिया इंटू हाइट करेंगे तो वॉल्यूम आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पानी उसमें होता है, ठीक है। तो जब भी चंद्रमा पास में होता है तो गुरुत्वाकर्षण के बाद पानी थोड़ा पास में आता है। जब चंद्रमा घूम घूम के दूर चला जाता है, क्योंकि जो मून है वो चक्कर मारते रहता है, ठीक है। तो जब दूर चला जाएगा तो उस कंडीशन में यहाँ से चंद्रमा हट जाएगा और तब उस कंडीशन में जो पानी का लेवल है यहाँ से नीचे चला जाएगा। मेरा तो पूरा पृथ्वी ही गायब होगी, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना है, वहाँ पे पानी का जो लेवल होगा थोड़ा डाउन हो चला जाएगा। इस वजह से क्या होता है कि हम आगे आपको बताएंगे भी, जो एक हम डैम बना लेते हैं, उस डैम में हम क्या करते हैं कि जब हाई टाइड्स आती हैं तो पानी पूरा एक साइड इस साइड भर जाएगा, ठीक है। और हाई टाइड्स में मतलब इस तरीके से पानी इस तरीके, जब हाई टाइड आएगा तो पानी इतना इधर चला जाएगा, तो दूसरे साइड हम उस पानी को नहीं जाने देते, तो ये लेवल डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो अब यहाँ से जो पानी है अब तुरंत ऐसा बन जाएगा जैसे हमने हाइड्रो पावर प्लांट बनाया हो, ठीक है। तो ये डैम है और यहाँ से हम पानी को यहाँ से अब अलाउ करेंगे इधर जाने के लिए, ठीक है। ये डैम में ही इस तरीके से यहाँ पर टरबाइन लगा हुआ होगा, तो अब ये पानी धीरे धीरे करके इधर जाएगा और ये लार्ज अमाउंट ऑफ पानी, वाटर लेवल जो होता है, क्योंकि समुद्र तो बहुत बड़ा है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में काफ़ी सारा पानी यहाँ से बहुत फास्ट स्पीड से इस साइड जाता है, ठीक है। जब तक लो टाइड आएगी तब तक पानी खूब इधर चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पावर जनरेट करते रहते हैं, ठीक है। सी वेव एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द हाई स्पीड सी वेव्स इज रिफर्ड टू एज सी वेव एनर्जी। In fact, these high speed sea waves have lot of kinetic energy associated with them, which is used to derive dynamos, which converts kinetic energy into mechanical energy। जो kinetic energy को mechanical energy में यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर आगे जो दिया हुआ है, एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर ड्यूटेरियम ऑफ ओशियम, एनर्जी फ्रॉम सैलिनिटी ग्रेडियंट इन सी, एनर्जी फ्रॉम सी वेजिटेशन और बायोमास, तो इनको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है।
तो अगर आप चाहें तो इनको यहाँ से पढ़ सकते हैं। यू मे टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। हम यहाँ पे मेन में ही देखेंगे, ठीक है। ओशियन एनर्जी में कैसे यूज करते हैं मैं आपको बता दूँ, सी वेव एनर्जी में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इस तरीके से सी वेव में यहाँ पर एक मान लीजिए किनारा है और किनारा इस तरीके से ये पूरा पैक है, लेकिन हमने क्या किया, कंक्रीट से एक वॉल्व यहाँ पे बना दी, ठीक है। जब भी पानी आएगा तो पानी बहुत तेज़ी से आता है और यहाँ तक चला जाता है। जब पानी यहाँ से यहाँ जाता है तो यहाँ की जो हवा है उसको बाहर फेंकता है, ठीक है। और जब यही पानी वापस लौटता है तो बाहर की हवा अंदर लेता है। तो हम उस तरीके से उसको इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि जब पानी बाहर भी जाए और जब पानी अंदर भी आए, दोनों की केस में यहाँ पर हमारा जो लगा हुआ टरबाइन है वो मूव करे। इससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो मैं आपको यहाँ पर मैं शेयर कर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे सी वेव एनर्जी और ओशियन टाइडल एनर्जी की फर्दर वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से देख सकते हैं कि हाउ वी डू यूटिलाइज दिस वन एंड हाउ वी यूटिलाइज द ओशियन थर्मल एनर्जी आल्सो, ठीक है। तो हम दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पे बता देंगे, आपको वीडियो लिंक आपको दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ओशियन। ओशियन से जो एनर्जी मिलती है उसकी लिमिटेशन क्या है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि जो टाइडल एनर्जी है फॉर विच वी वेरी फ्यू सुटेबल साइट्स आर अवेलेबल, मतलब सभी साइट्स उसके लिए अवेलेबल नहीं है। कंस्ट्रक्शन आपको पूरा सी में करना है तो थोड़ा सा थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। एंड द पावर जनरेशन जो होता है वो इंटरमीडिएट एंड नॉट वेरी लार्ज, यानी उसमें काफ़ी सारा ब्रेक होता है, कंटिन्यूसली अवेलेबल नहीं होता और बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है वेव एनर्जी, वेयर पावर आउटपुट इज़ वेरिएबल एंड प्रेजेंटली अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ आर वेरी एक्सपेंसिव, यानी अभी जो टेक्नोलॉजी इनको यूज़ करने के लिए है वो बहुत एक्सपेंसिव है। जितने का पावर नहीं जनरेट होना उतने का तो हमारा मतलब वही लग जाता है पूरा। अभी ऐसा नहीं कि पावर एक डेमो के लिए पावर प्लांट बनाया हुआ है, लेकिन अभी उसको प्रैक्टिकली वर्क नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। वेव एनर्जी को तो यूज होता है, ठीक है, और बाकी जो टाइडल एनर्जी भी यूज होता है। ओशियन थर्मल एनर्जी का भी नहीं यूज हो रहा है उतना बहुत ज़्यादा, ठीक है। बाकी ऊपर वाले दोनों जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं, ठीक है। ओशियन थर्मल एनर्जी वेयर द कन्वर्जन एफिशिएंसी इज़ लो, दैट इज़ अबाउट 3% to 4%, यानी जितना हम उसमें इस्टेब्लिशमेंट करते हैं उसका सिर्फ 3% और 4% ही हम एफिशिएंसी उसका यूज कर पाते हैं। मतलब जितना करना चाहिए उतना हम नहीं कर पाते, 3% से 4% यूज कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जियो थर्मल एनर्जी, ठीक है। जियो थर्मल एनर्जी, फिर न्यूक्लियर एनर्जी, बस दो ही पॉइंट है। अब हम इसको जल्दी से ख़त्म कर लेंगे तो फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। ओके, जियो थर्मल एनर्जी, अर्थ की गर्मी। जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट, एनर्जी मतलब एनर्जी, ओके। जियोथर्मल एनर्जी is the heat of the earth and is naturally occurring thermal energy found within the rocks formation and the fluids held within those formations, okay। इससे रिलेटेड भी मैं लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी एनर्जी मैंने डिस्क्राइब किया सबके मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से आप जाके इन वीडियोस को देख लीजिएगा और आई डू रियली से दैट यू विल इन्जॉय देम अ लॉट। अगर आप देखेंगे उन वीडियो को, सीखने की कोशिश करेंगे तो कसम से बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कभी कभार जो हमारी धरती में पानी होता है, पता है आपको, तो कभी कभार क्या होता है धरती में कुछ चट्टानें भी होती हैं। अगर जो कुछ चट्टानें जो होती हैं वहाँ पे वो क्या होती हैं, गर्म हो जाती हैं, ठीक है। और उसके अंदर मान लीजिए जो पानी वाटर जो ट्रैप हुआ है वो पानी पूरा का पूरा स्टीम बन जाता है, ठीक है। और उसको बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है कि कहीं से जगह मिले तो बाहर निकलें। तो जैसे ही उसको हल्का सा धरती में कोई मूवमेंट होता है, अगर कुछ ऐसा होता है तो क्रैक बना के, जब बहुत ज़्यादा स्टीम होती तो क्रैक बना के धरती के सरफेस से वो स्टीम निकलने लगती है, ठीक है। तो ये जो हाई स्टीम सोर्सेस होते हैं इनको हम यूज़ किया कर सकते हैं। और दूसरा जो वॉल्केनोज वगैरह होते हैं कई सारे, जो कंटिन्यूसली जो काफ़ी सारे डीप होते हैं और उनमें जो हीटिंग होती है वो पूरे साल मेंटेन रहती है। तो ऐसे केस में हम कर सकते हैं कि यहाँ पर हम एक पाइप डालें और उस पाइप में हम ठंडा पानी डालें और जैसे ही ठंडा पानी डालेंगे तो भाप बनेगा तो दूसरी साइड से स्टीम बन के निकलेगा, हम उसको भी फर्दर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जियोथर्मल एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी इज़ वन ऑफ दिस फ्यू सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट डू नॉट कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम अ सोलर एनर्जी। होता तो ये सन से ही है, ठीक है, क्योंकि हीट तो उसी से जनरेट होनी है, लेकिन हमें इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। द अंडरग्राउंड हॉट वाटर इज इन कॉन्टेक्ट विद द हॉट स्पॉट्स चेंजेज इनटू स्टीम। हॉट स्पॉट मतलब चाहे वो पत्थर भी हो सकते हैं और या वॉल्केनिक इरप्शन वाले जो रीजन्स हैं वो भी हो सकते हैं।
ठीक है। एज द स्टीम इज ट्रैप्ड बिटवीन द रॉक्स, पत्थरों के बीच में फंस जाती है, इट गेट कंप्रेस्ड टू हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर पर कंप्रेस्ड होती है जैसे कुकर में होता है। एट सम प्लेसेस हॉट वाटर एंड स्टीम गस आउट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, कुछ जगहों से ये निकलते हैं आफ्टर मेकिंग देयर वेज थ्रू लार्ज क्रैक्स, ठीक है, बड़े बड़े क्रैक्स से निकलते हैं बिटवीन द रॉक्स एंड फॉर्म्स न्यूट्रल गीज़र, और न्यूट्रल गीज़र नेचुरल गीज़र, सॉरी दिमाग कहाँ चला गया हमारा, नेचुरल गीज़र, ठीक है। तो नेचुरल गीज़र बनाते हैं, नेचुरल गीज़र मतलब पानी गर्म करके आपको निकाल के देते हैं, ठीक है। तो ये जो गर्म पानी होता है काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में वॉशिंग करने के लिए, या कभी कभार जो बहुत ज़्यादा अगर गर्म है, स्टीम बहुत अच्छा निकल रहा है, तो पावर जनरेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इसका जो इंस्टॉलेशन है पता नहीं होता कि हमें कहाँ पर करना है, कहाँ पे नहीं करना है, और कुछ ऐसे साइट्स हैं जो रेगुलरली प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे इंस्टॉल किया भी हुआ है। जो फॉरेन कंट्रीज़ में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। एक जगह पर जब इसको पावर प्लांट जो लगाए गए हैं उनसे लंबी पाइप लगा के गर्म पानी का सप्लाई कंपनीज़ वगैरह में किया जाता है, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी कैरिड आउट बाय द नेचुरल गीजर्स, इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज आल्सो यूटिलाइज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। व्हाट आर द मेरिट्स? जियोथर्मल एनर्जी इज़ मोस्ट वर्सेटाइल एंड लिस्ट पोल्यूटिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, यानी इससे कोई पोल्यूशन नहीं निकलता। इट कैन बी हार्नेस फॉर 24 आवर थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल 24 घंटे चलाई जा सकती है, ठीक है, बिकॉज हम इसमें हीट ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि और अर्थ जो पोर्शन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम गर्म रहता है, तो हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इज़ रिलेटिवली एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि ये डेंजर वाले जो जोन में इसका इस्तेमाल किया जाना होता है, तो ये थोड़ा सा रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन अगर ये ऐसे जगह पे मिलता है जहाँ पर जैसे कि अर्थ के क्रैक्स वगैरह हैं, ठीक है, तो उस केस में अगर सिर्फ स्टीम निकालने के लिए अगर हमने कोई अच्छा इस्टेब्लिशमेंट कर लिया तो ये हमारे लिए इनएक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। दोनों है, एक्सपेंसिव भी है जब हम वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह रीजन में यूज़ कर रहे हैं, और इनएक्सपेंसिव है जब हमें ऐसे जगह पे मिल गया जैसे अर्थ के रॉक्स वगैरह में, जहाँ पर अगर वो क्रैक्स वगैरह में जो हीट की वजह से वहाँ से स्टीम काफ़ी मात्रा में जनरेट होकर बाहर अगर रेगुलर निकल रही है, तो यूँ समझ लीजिए कि ये आपको धरती के अंदर से एक ऐसा हैंडपम्प मिल गया जिससे आपको हमेशा गर्म पानी निकलता हो, तो ये आपके लिए हो गया फ्री का। तो रिलेटिवली ये क्या हो गया, इनएक्सपेंसिव हो गया। लेकिन इसमें भी दिक्कत होती है कि जहाँ पर पावर प्लांट है या फिर उससे काफ़ी दूर मिलता है, तो पाइपलाइन के थ्रू आपको ये जो पानी होता है या स्टीम होता है इसको आपको पहुँचाना होता है, ठीक है। तो एक्सपेंसिव भी है, इनएक्सपेंसिव भी है, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो रिलेटिवली जो है इनएक्सपेंसिव है, यानी कम खर्चीला है। एज कम्पेयर टू द सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, द पावर जनरेशन लेवल ऑफ द जियोथर्मल एनर्जी इज़ हायर, यानी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के कंपेरिजन में अगर बात करें तो पावर जनरेशन लेवल जो जियोथर्मल में होता है हायर होता है, क्योंकि सोलर एनर्जी के द्वारा होता तो ज़्यादा लेकिन फैला हुआ होता है, तो उसको समेटना पड़ता है। जियोथर्मल में ऑलरेडी सब एक ही जगह पे मिलता है, पूरा को पूरा स्टीम बन के, ठीक है, तो हाई यहाँ पे हीट जनरेट होती है। जियोथर्मल एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर पावर जनरेशन एज वेल एज डायरेक्ट हीटिंग, यानी जियोथर्मल एनर्जी पावर जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और डायरेक्ट हीटिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। इन यूएसए तो वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड हॉट वाटर डिपॉजिट्स एंड इज यूज्ड टू हीट हाउसेस, यानी हाउस वगैरह को गर्म करने के लिए जहाँ पर ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल हीट करने के लिए किया जाता है। इनकी लिमिटेशंस क्या है? जियोथर्मल हॉट स्पॉट्स आर स्कैटर्ड एंड यूजुअली सम टाइम डिस्टेंस अवे फ्रो द एरियाज दैट नीड एनर्जी, यानी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर ज़रूरत है उससे काफ़ी ज़्यादा दूर मिलते हैं, तो बहुत लंबी पाइपलाइन बिछानी पड़ती है जो कि थोड़ा सा महंगा पड़ता है। दूसरा ये भी विश्वास नहीं रहता कि 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल कितने साल चलेगा, वो उसकी गारंटी नहीं रहती है, तो थोड़ा सा जो इन्वेस्टमेंट करता है थोड़ा सा इन सब चीज़ों को सोच के करता है, तो एक्सपेंसिव हो जाता है। द ओवरऑल पावर प्रोडक्शन हैज़ द लोअर एफिशिएंसी अबाउट 15%, यानी जो जितना भी वहाँ से पावर निकलता है उसका जो एफिशिएंसी है जो हम यूज करते हैं हीट में कन्वर्ट करने में वो 15% है, एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में 35% टू 40% यूज होता है, ठीक है। दो एज अ होल जियोथर्मल एनर्जी इज़ इनएग्जॉस्टिबल, यानी इस एनर्जी को हम बात करें क्योंकि स्टीम ही बन रहा है, वाटर का ही स्टीम बन रहा है, तो इनएग्जॉस्टिबल है, ठीक है। सिंगल बाई ओर हैज़ अ लिमिटेड लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 10 ईयर, यानी अगर हम किसी एक ही जगह की बात करें तो कम से कम 10 साल तक तो चलता है, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ड्रिलिंग ऑपरेशंस एट जियोथर्मल साइट्स, यानी जियोथर्मल साइट्स जो होती हैं वहाँ पर ड्रिलिंग ऑपरेशंस होती हैं,
तो उनसे थोड़ा नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है, क्योंकि ड्रिल कर करके ही वो जो गैस वगैरह होती हैं, जो गर्म गैसेस होती हैं, उनको निकाला जाता है। एंड द लास्ट वन इज़ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक भी है और इसके साथ कई सारे फ़ायदे हैं, कई सारे नुकसान भी हैं। और इसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं और दो प्रकार की होती हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न भी होती है, न्यूक्लियर फिजन भी होती हैं। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में जो होता है दो मतलब एक बड़ा सा जो मॉलिक्यूल होता है वो जो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसका मास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वो ब्रेक होता है टू अलग अलग एटम्स में और साथ में खूब सारी एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है। दिस वन इज़ इनफ फॉर यू। एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन में क्या होता है, दो छोटे छोटे जो एटम होते हैं वो आपस में मिलकर एक नया बड़ा एटम बनाते हैं, ठीक है, और एटम का न्यूक्लियस यहाँ पर जनरेट होता है और साथ में यहाँ पर काफ़ी सारा एनर्जी रिलीज़ होता है, ठीक है। तो जो फ्यूज़न होता है इसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो फ्यूज़न होता है इसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है इन कंपेरिजन टू फ्यूज़न कम होती है, लेकिन वो रिलेटिवली एक्चुअली बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, इन विच न्यूक्लियस ऑफ एन एटम अंडरगोज अ चेंज टू फॉर्म अ न्यू एटम एंड रिलीजेज एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनर्जी। दोनों के केस में न्यू एटम बनते हैं, चाहे टूटे तो दो ठो बनेंगे या मिले तो एक नया बनेगा, ठीक है। यहाँ पे दो न्यूक्लियस या एक सिंगल या दो न्यूक्लियस जब अंडर को चेंज होता है तो नया न्यूक्लियस बनता है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। देयर आर टू डिस्टिंक्ट वेज ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूक्लियर एनर्जी, वन इज न्यूक्लियर फ्यूजन एंड अनदर इज न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड बाय ऑटो हर्न, ठीक है, 1938 में इन्होंने किया था। एंड ही स्टेटेड दैट व्हेन एन अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस इज बम्बार्डेड विथ स्लो स्पीड थर्मल न्यूट्रॉन्स, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, कभी कभार आपसे एग्जाम में पूछता है, जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन हो गए वो रिएक्शन कभी नहीं करते, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, एंड इट स्प्लिट्स इनटू टू स्मॉल स्टेबल न्यूक्लियाई लिबरेट्स एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। यानी जैसे ही स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से अगर हम इसको बम्बार्डिंग करते हैं तो ये जाके इसको टकराता है, टकराने के बाद क्या करता है, और इसको दो भागों में तोड़ता है विथ एनर्जी। और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड बाय द हैनबेथ इन 1939 एंड एट दैट टाइम दोनों एक ही साथ हुए लगभग। द वर्ड फ्यूजन मीन्स, फ्यूज मीन दो चीज़ों को मिला के एक बड़ा चीज़ बना, टू कंबाइन टुगेदर। फ्यूज का मतलब होता है कंबाइन, और फिज मतलब टूट जाना या फट जाना, तो फिज, ठीक है। फ्यूज़न एक होना मतलब दो का मिल के एक होना, फिजन दो का टूट जाना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यस से यहाँ पे रिमेंबर कर सकते हैं, दोनों मिल के एक बनाएंगे और यहाँ पे दो बनाएंगे, ठीक है, फ्यूजन फ्यूजन, ठीक है। ओके, नाउ so nuclear fusion means combining together two or more nuclei to form a single nucleus. Thus the process in which two lighter nuclei fuses combine together to form a stable heavy nucleus with a simultaneous release of very large amount of energy is called nuclear fusion reaction, and the energy produced in the fusion reaction is much higher than that produced in nuclear fission reaction. यानी फ्यूज़न रिएक्शन में जो होती है एनर्जी जो रिलीज होती है बहुत ज़्यादा होती है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि यही जो सन होता है हमारा, उस सन में न्यूक्लियर फ्यूज़न ही होता है, उसमें हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में मिलके हीलियम के मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको बाद में पढ़ना है न्यूक्लियर रिएक्शंस, अभी नहीं है आप में बस सिर्फ जानकारी है। अब मेन चीज़ इसमें देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये जो आपका मेन पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। द एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी आर इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी फ्रॉम वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल लाइक यूरेनियम 235। अगर 1 किलो का जो अगर यूरेनियम यूज कर रहे हैं तो आपका 200 टन के कोयले को भी बचा सकता है, या कई मिलियन टन कोयले को बचा सकता है। अभी हम इसमें देखेंगे कितना है, आपको शायद दिया होगा यहाँ पे, ठीक है। ये प्रैक्टिकल डाटा तो आप देख लीजिएगा, सर्च भी कर लीजिएगा, लेकिन आपको एक कंपैरिजन बता दें कि 1 किलो का आपका कई टन कोयला बचा सकता है, ठीक है। और इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी फ्रॉम वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल लाइक यूरेनियम 235। हाँ, लेकिन इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है, ठीक है। वंस द न्यूक्लियर फ्यूल लाइक यूरेनियम 235 इज लोडेड इनटू द रिएक्टर, द न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन गो ऑन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर 2 to 3 years एट अ stretch. There is no need for putting
इन न्यूक्लियर फ्यूल अगेन एंड अगेन। यानी अगर आपने एक बार लोड कर दिया न्यूक्लियर रिएक्टर तो फिर आपको 2-3 साल तक फिर पावर प्लांट में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पावर प्लांट चलते रहेगा। यानी इसमें बहुत ज़्यादा आपको काम वगैरह नहीं रहता, ठीक है, लेकिन इसमें सावधानी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। इट डज़ नॉट प्रोड्यूसेस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लगता विच कंट्रीब्यूट्स टू दी ग्रीन हाउस इफेक्ट, और सल्फर डाइऑक्साइड विच कॉजेस एक्सीडेंट। लेकिन ये गैसेस तो नहीं निकालता, लेकिन जो चीज़ निकालता है ना वो दुनिया में इतना भयानक है कि किसी को मारेगा नहीं, उसकी पूरी पीढ़ी को मार देता है, ठीक है, वही इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। द मेजर हजार्ड ऑफ द न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज द स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ स्पेंट और यूज्ड फ्यूल्स। यानी जो उसका स्पेंट और डिस्पोजल फ्यूल्स है वो इसका सबसे बड़ा समस्या है। द यूरेनियम स्टिल डिकेइंग इनटू हार्मफुल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी जो इसका जो बचा हुआ पोर्शन है, मान लीजिए आफ्टर रिएक्शन जो निकलता है इसका वेस्ट प्रोडक्ट, उसकी जो रॉड्स होती हैं, उन रॉड्स को अगर आपने बाहर रखा या कहीं और रखा तो आसपास का पूरा गांव ख़त्म हो जाएगा। ये क्या करता है, सीधे डीएनए में चेंज कर देता है, ठीक है। और जो जैसे कि मान लीजिए जो स्पर्म ट्रांसफ़र होता है नए बच्चे के जनरेशन के लिए, वो दैट कंटेंट करता है कि पूरा हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, तो वो जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है उसी को चेंज कर देता है, तो पूरी पीढ़ी ख़त्म हो जाती है। और साथ में जो इससे सफ़र्ड होते हैं लोग, वो कैंसर्स के मरीज होकर मर जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा वेस्ट है। तो इसको क्या करते हैं कि कभी कभार कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर इनको करीबन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नीचे गड्ढा करके दबा दिया गया है, और वहाँ पर किसी को भी जाने से बैन किया गया है। कई सारे ऐसे लोकेशन हैं पूरे वर्ड्स में, और कुछ लोग इसको ले कि स्पेस में डिस्पोज करते हैं। तो ये कचरा ऐसा है जो कि ख़त्म होता नहीं है, करीबन 100-200 साल तक भी इसका इफेक्ट बना रहता है, ठीक है। तो इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो समस्या है, ठीक है। इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज, अगर इनका स्टोरेज ठीक से नहीं किया तो भी दिक्कत हो सकती है। डिस्पोजल एंड रिजल्ट इन इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन, यानी इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं, कंटामिनेट कर देता, गंदा कर देता है, ठीक है। देयर इज़ अ रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। मान लीजिए कि अगर कोई भूकंप या किसी अदर प्रॉब्लम की वजह से रिएक्टर में कोई ब्लास्ट होता है या कोई एक्स्ट्रा हीट जनरेट होने की वजह से एक्सीडेंट होता है, तो उसका इफेक्ट ना सिर्फ पावर प्लांट को ख़त्म करेगा, पावर प्लांट के आदमियों को ख़त्म करेगा, बल्कि आसपास के पूरे जितना भी सिटी शहर है उसको भी पूरा ख़त्म कर देगा। और ये ऐसी प्रोसेस होती है कि इसकी हीट बढ़ती ही बढ़ती जाती है। और आप हिस्ट्री में पढ़े ही होंगे, हिरोशिमा नागासाकी की कहानी नहीं पढ़े हैं तो सर्च कर लीजिएगा नेट पे, बखूबी मिल जाएगी। भगवान न करे, खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो, ठीक है। लेकिन लोगों ने, सबके जेब में बंदूकें हैं, पता नहीं कब कौन चलाएगा, पता नहीं है, ठीक है। द हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, इसका जो इंस्टॉलेशन है बहुत हाई है। हाई रिस्क ऑफ इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम मैक्स लार्ज स्केल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोहिबिटिव। यानी हम इन सब समस्याओं की वजह से, इन सब लिमिटेशंस की वजह से हम इनका बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में यूज़ नहीं कर पाते हैं। So this one is all, and today's video was little bit longer. I hope कि जिनको पढ़ना होगा वो कंटिन्यू किए होंगे। और दिस नोट्स आर वेरी मच यूजफुल फॉर यू। यू may take the screenshot of the notes and you may note down this one in your copy, and these are going to be very much helpful for you. And further I am going to give you some links of some related videos. You can see them also. They are very much useful for you, and so that you will get better understanding that how geothermal energy and other energy sources are works. And again I will do say that if you are visiting for the first time and you are watching for the first time to me, and you must subscribe this channel and also like and share it with the others, those who are interested in studying, and those students who do like such notes and my teaching also. So be a subscriber and be connected with me. Thanks for watching this video, and this is enough for all.